नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन हब में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आरआरबी एलपी एंड टेक्नीशियन के, जो आपके लिए लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के डेली 30 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। विगत वर्षों यानी पिछले कई सालों से पूछे जा रहे क्वेश्चंस हैं। काफ़ी देखा जाए तो 2018 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को वीडियो को ध्यान से देखते हो, अच्छे से इसे रिवीजन करते हो, तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प आपके एग्ज़ाम में मिलेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके साथ ही साथ मैं आपको आंसर भी उसके लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? ठीक है, ऐसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा रोग है जिसके द्वारा पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिए हैं 4 हैं, एड्स, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका हैजा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध वैश्विक गर्माहट यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरह घटने के साथ नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा ग्लोबल वार्मिंग का जो घटना होता है, वैश्विक गर्माहट, कौन सा इसमें है जो नहीं है, वो आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट है ओजोन अवश्य, CO2 उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसें और EL नीनो प्रभाव। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो आपके जो 3 ऑप्शंस हैं वो राइट हैं, बट आपका जो डी ऑप्शन है ये रॉन्ग है। EL नीनो प्रभाव यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना के साथ संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे है आईने अकबरी। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? जो आईने अकबरी पुस्तक है, उन्होंने किसने लिखा है? तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर इसका है अबुल फजल। ठीक है, तो यहाँ अबुल फजल जी हैं, वो आईने अकबरी के लेखक हैं। या और बाकी जो है मुल्ला दाऊद, गुलबदन बेगम, ख्वान अमीर, ये तीनों इससे संबंधित नहीं हैं। आगे देखिए, यहाँ पे है 1659 में शिवाजी ने किस किले में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? तो जो शिवाजी थे, उन्होंने अफजल खान को किस किले के अंतर्गत उन्होंने मौत के घाट उतारा था? तो यहाँ पे पलहानाथगढ़, प्रतापगढ़, विशालगढ़ और रायगढ़। दोस्तों, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के किले में, प्रतापगढ़ जो है ये यूपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अफजल को जो है उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था इस किले के अंदर। आगे देखो, जो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एंडोक्राइन ग्रंथि का स्राव करती है। एंडोक्राइन जो ग्रंथि होती है वो किस चीज़ का स्राव करती है? मूत्र का, एंजाइम का, पसीने का या हार्मोन का? तो दोस्तों, यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है पाँचवें का, वो है डी है, हार्मोन का करती है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चंद्रमा कैंसर हो सकता है, या सॉरी चर्म कैंसर हो सकता है? यानी कह रहा है कि जो किस वजह से सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पे जो चर्म कैंसर है, आपको जो स्किन कैंसर जो होता है वो किसकी वजह से हो सकता है? यानी गामा किरणें, एक्स किरणें, औरत किरणें या पैरावैंगनी किरणें। तो आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है डी, पैरावैंगनी किरणें के खुले में सूर्य के प्रकाश में रहने से आपको स्किन कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, XY समतल के किस चतुर्भुज में बिंदु यानी -6, 3 के स्थान का समान होगा? ठीक है, यानी XY समतल के किस चतुर्थांश में बिंदु -6, 3 का स्थान होगा? ये आपका दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है जो मैथ का सवाल है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है बी है, द्वितीय। XY समतल के किस चतुर्थांश में बिंदु -6, 3 का स्थान होगा? वो तो द्वितीय स्थान होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? जो धोने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जो इसका राइट है दोस्तों वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का जन्म कौन सा स्थान नहीं है? यहाँ पे महात्मा गांधी जी का जन्म का स्थान कौन सा नहीं, वो बताना है आपको।
तो जो क्वेश्चन जिन्होंने इसे अच्छे से पढ़ा उन्हें तुरंत पता लग जाएगा कि कौन सा स्थान नहीं है, बट आप देख लीजिए। पहला है पोरबंदर, बी वेरौल, तीसरा गांधी धाम और डी जो है साबरमती। इनमें से आपको ये चीज़ याद रखना कि जन्म स्थान कौन सा है ये बताना है। कई बार ऐसा लिख देता है कि कौन सा नहीं है, तो आप उस पर राइट स्थान लगा देते हो जहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट स्थान है दोस्तों वो कौन सा है, गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल के 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था। जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसका जो 2010 का खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये आपका जो राइट आंसर दोस्तों ये का है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे इसका 2010 में इसका आयोजन दिल्ली में ही किया गया था। अगला देखिए, बांग्लादेश का ढाका के लिए डैश प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो बहुत ही फेमस है, तो आपको जो राइट आंसर इसका वो है दोस्तों जूट। जूट जो है बांग्लादेश में, यानी बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ के जूट के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 32 सेंटीमीटर है तथा इनकी दो बराबर भुजाओं का लंबाई का योग 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का सबसे पहले जो है माप है, तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना होता है, तो आप ये जान लीजिए 2a + b, ठीक है, 2a + b। अब यहाँ पे हम एक, तो देखिए जाए तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना देते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ये है ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देते हैं, सबसे ऊपर a दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर b और यहाँ पे दे देंगे c और यहाँ पे दे देंगे d, ठीक है। a और यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक। चलिए अब वहाँ पे जो दिया हुआ था वो क्या था, ठीक है, इक्वल कितना था 12 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे हम 12 + b और इक्वल टू 32 यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, जो परिमाप का था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इसका जो राइट आंसर वो कितना होना चाहिए, ये आपको देख लीजिए कि निकालने के लिए क्या बोला हमें बोला गया है, तो वो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमें जो बताएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो b = यहाँ पर लाएंगे 32 - 12 और यहाँ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, आपका राइट आंसर, ठीक है। ये है आपका राइट आंसर 20, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो लंबाई पूछी थी वो आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं मुंह में लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देती है। जो मुंह में लार बनता है, जो आप कुछ खाते हो तो देखते हो एक लिक्विड टाइप का लार बनता है, तो भोजन के डैश वाले भाग को पचा देती है। तो किस में पचाती है, वो आप इसका राइट आंसर देखिए। जो इसका राइट आंसर दोस्तों वो है स्टार्च। ये चीज़ बता दें आपको, जो लार है ना, ये लार ये ह्यूमन बॉडी के साथ साथ ये एनिमल्स बॉडी में भी पाई जाती है। आप कई बार देखते हो कि भैंस गाय वगैरह होती हैं, जब बकरी वगैरह होती हैं, जब वो खाना खाती हैं, कोई चीज़ खाती हैं घास वगैरह, तो जब बैठने के बाद अपने माउथ को क्या करती हैं, वो घुमाती हैं। जैसे घुमाती हैं तो उससे क्या होता है, उनके मुंह में एक झाग टाइप का निकलता है, स्टार्च, ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम डैश को प्रस्तावित किया गया था। पिट अधिनियम 1784 में, क्वेश्चन देख लीजिए, 1784 में प्रस्तावित किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्स, वैरन हेस्टिंग्स या लॉर्ड मिंटो प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1784 में शासनकाल के दौरान पिट अधिनियम जो था वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है। गर्म समुद्री जलधारा की बात की जा रही है दोस्तों, ठीक है। तो जो गर्म समुद्री जलधारा है वो कौन सी है, लैब्राडोर, बेंगुएला, कोरेशियो और हम्बोल्ट, ठीक है। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी, कुरोशियो, ठीक है। कुरोशियो जो होती है वो ये गर्म समुद्री जलधारा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहा है कि एक संख्या के 80% का पंचनोम यानी 5/9वां भाग
2790 के बराबर है, तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। इसी क्वेश्चन की तरफ बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने एक मान लिया, किसी चीज़ को मान लेते हैं एक संख्या क्या है हमारा, ठीक है, एक संख्या कितना है, इक्वल टू एक्स है। ठीक है, तो एक्स है, तो एक्स को क्या करते हैं इसके प्रश्न के अनुसार, यहाँ पे देखें कि एक्स इंटू 80, ठीक है, अपॉन में कितना लेंगे 100, और मल्टीप्लाई 5/9, 5/9 भाग बोला जा रहा है। ठीक है, तो आप इसे कितना था 2700 रुपये थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे काटने वाली चीज़ें जो काटेंगे वो कट जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 5 के 0 से ये कट गया, ये कट गया, 5 भी चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये 2, अब ये 2 कट जाएगा किससे, 4 से। ठीक है, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा 4/9। ठीक है, और यहाँ 4x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा 270। ठीक है, यहाँ पे 270 हो जाएगा। आगे चलिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो x मान लिया हमने इसको x मान लिया, और x इक्वल टू 279, क्योंकि हमारे पास 0 था तो मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 9/4। ठीक है, 9/4। अब इसे हम कट कर देंगे, देखो जिससे कट जाएगा, कटने के बाद जो इसका राइट आंसर आएगा काट देंगे, तो ये जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 62, और आ जाएगा 77.5। ठीक है, तो ये आपका जो 0.5 आ जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा 627, 77 है ना, यहाँ पे 5 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो 8 मान सकते हो। ठीक है, तो जो राइट एग्जैक्ट जो आंसर इसका ये आ रहा है। चलिए, तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं हम इसको। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है ये है 6278। ठीक है, हमारा आंसर जो आया था वो 6277.5। तो ये जो 77 है इसे हम इंक्लूडेड कर लेंगे 8 में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। चलिए 5/9 भाग जो इसी संख्या का है तो 6278 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा किस यहाँ पे कह रहा है कि किस कला शैली के हेतु ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, कौन सी ऐसी कला शैली है जिसमें ग्रैमी का पुरस्कार दिया जाता है। तो ग्रैमी पुरस्कार के लिए दोस्तों जो है आपका राइट आंसर है वो है बी संगीत। ग्रैमी पुरस्कार जो होते हैं सॉन्ग्स के लिए होते हैं, गाना गाने के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये ग्रैमी पुरस्कार जो होता है इसी के लिए दिया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बागान कृषि का एक उदाहरण है। बागान की बात की जा रही है, कौन सा बागान है जो कृषि का एक उदाहरण है। ठीक है, तो कृषि के उदाहरण के लिए आपका जो बागान है वो है यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी जो होता है वो बागान कृषि के लिए काफ़ी उदाहरण है इसका, क्योंकि आपको पता है कि कॉफ़ी की जो है वो बागान में लगाई जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि हर बार कोई एग्जाम है, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी, कोई भी, उसमें जीके जीएस की जहाँ बात आती है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को डैश से जोड़ती है, कैस्पियन सागर, बेरिंग सागर, लाल सागर या पश्चिम घाटी के साथ। ठीक है, तो जो इसका जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों सी है, लाल सागर को, रेड सी को भूमध्य सागर या स्वेज नहर के साथ जोड़ती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु दिनों की होती है। जो मानव शरीर की लाल रक्त, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी एज के बारे में बात की जा रही है कि जो ह्यूमन बॉडी में जो रेड सेल्स होते हैं वो कितने दिनों तक जीवित रहते हैं। ठीक है, कितनी आयु के दिनों तक होती है, उनकी एज कितने समय तक वो जीवित रहते हैं, ये बात की जा रही है। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो आप इस चीज़ को ध्यान में देखिए कि जो 120 दिन है। ठीक है, ये क्या है 120 दिन, जो ह्यूमन बॉडी में रेड सेल्स जो होते हैं वो 120 दिनों तक जीवित रहते हैं, 120 दिनों तक पाए जाते हैं, उसके बाद ये रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? जो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो बी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति कहे जाते हैं या बुलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? तो ये जो इस पुर्तगालियों से मुक्त कराने की बात है दोस्तों, वो है 1961। ठीक है, 1961 में इस वर्ष कह रहा है 1961 में भारतीय सैनिकों ने गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। 1961 याद रखना ये डेट 1961। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये चीज़ याद है कि जो रेलवे के क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी डीपली पूछे जाते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं, अब तो करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ओल्ड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने लंदन ओलंपिक 2012 में कोई भी पदक नहीं जीता था? अभी तक दोस्तों इन्हें पूछा जाता था कि कौन सी किसने पदक जीता है, बट इसमें पूछा गया कि कोई भी पदक नहीं जीता है। ए विजय कुमार, बी मैरी कॉम, सी गगन नारंग और डी अभिनव बिंद्रे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपकी जो ना जीतने का जो है वो कौन है? वो है अभिनव बिंद्रे। अभिनव बिंद्रा जो थे, ठीक है, इन्होंने 2022 में लंदन के ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं जीता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। कह रहे ए भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन आ गया है कि ए की भुजा के एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो आप अगर आपको याद है ए की भुजा, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो वैसे देखो मैं डायरेक्टली आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि इसका जो है वो √3 अपॉन में 4 ए की पावर, ठीक है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए है आपका √3 ए की जो भुजा की बात की जा रही है। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज जो है समबाहु, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की बात की जाए, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज जो होता है वो ए बी और सी, इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई जो है इसकी की ऊंचाई दोस्तों जो होती है वो क्या है? h बताई गई है। ठीक है, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल जान लीजिए कितना होता है? क्षेत्रफल इसका होता है वो √3 अपॉन में 4 और ए की पावर 2। ठीक, ये आपका यहाँ तक है। चलिए अब आप क्वेश्चन की तरफ सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल जो मिड साइड से होगा, ये आपको देख लीजिए यहाँ से कट रहेगा। ठीक है, और हमने एक नाम भी दे देंगे, इसका नाम बी और ये सी और ये ए। ठीक है, ये है आपका। और आगे आपको देख लीजिए जो दिया हुआ है आगे यहाँ पे इसको एच दे देते हैं और ए है और ये यहाँ पे ये। ठीक है, जो हमें बताना है ये यहाँ पे। ठीक, चलिए आगे देखिए। ये फॉर्मूला है h की पावर स्क्वायर √3, ठीक है, यहाँ पे √3 अपॉन 4 ए की पावर 2। ठीक, h स्क्वायर = 3 अपॉन 4 ए की पावर 2। ठीक है, और यहाँ एग्जैक्ट जो इसका आंसर आएगा यहाँ पे वो देखिए, वो है h = √3 अपॉन में 4 और ए। ये है दोस्तों आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको। तो ये आपका राइट आंसर है ए, √3 अपॉन 2a। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा एरिया कोयला क्षेत्र कोल्ड फील्ड कहाँ गया है? जो झरिया का कोयला क्षेत्र है, झरिया शहर है, कह रहा है कि कोयला जो क्षेत्र है वो कोल्ड फील्ड कहा गया है। किसको? झरिया कहाँ पे है? तो दोस्तों झरिया जो है वो आपका झारखंड में है। याद रखना, झरिया से झ और झ से झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PT4 और Q31 के बीच की दूरी को ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपका PT3, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करने के लिए एक मैथ के सॉल्यूशन से करना पड़ेगा। वैसे आपका PT3 जो है वह देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20, इसका जो 25 आता है। ठीक है, ये अंडर ऐसे करके 25 आएगा, जो इसका 5 इकाई होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? जो राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किनके पास था? ठीक है, तो ये किनके पास था दोस्तों? तो ये आपको बता दें, तो ये है था सुरनविस के पास था, यानी न्यायाधीश पंडित राव या सुरनविस अमारते हैं, तो ये क्वेश्चन राइट का आंसर है सुरनविस के पास जो था उत्तरदायित्व इनके पास था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है श्रृंखला के लुप्त पद को ज्ञात करें। देखिए आपको एक सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ में बोला जा रहा है कि आपका जो लुप्त पद है, यानी जो आपका पद खो गया है, वो पद आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ज्ञात करने के लिए सीधी सी बात है, जो सबसे पहले देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब 10 और 18 के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 है। और यहाँ पे कितना है? 10 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 28 और 40 के बीच में कितना है? 12 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 14 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 16 है, ठीक है। तो देख लीजिए कितनी कौन सा पद इसमें जो है वो लुप्त है। लुप्त का मतलब होता है जो इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 16 तक आया। अब 16 क्या है, कितने कितने बढ़ रहे हैं, यानी 8, 10, 12, 14, 16, 2 का डिफरेंस हो रहा है ना। तो 2 अगर यहाँ पे बैठा देते हैं, 16 और 18 कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 70 + 18, यानी यहाँ पे हो जाएगा 88। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी आएगा, 88, ठीक है। ये आपका राइट आंसर लुप्त पद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का कौन सा जिला कोयला उत्पादन के लिए विख्यात है? महाराष्ट्र का दोस्तों यहाँ पे पूछा गया महाराष्ट्र का कौन सा है, तो महाराष्ट्र में आपको बताना होगा कि कौन सा ऐसा शहर है। तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर, कौन सा है? चंद्रपुर। अब एक चीज़ और, चंद्रपुर जो है वहाँ पे कोयले के लिए, कोयला उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है। पर नाम भी देखिए यहाँ पे दिया है मुंबई, लातूर, ठाणे। मुंबई देखो महाराष्ट्र को ही कहा जाता है, ठाणे महाराष्ट्र में ही है, लातूर भी है, पर चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोयला ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। तो ये है आपके उत्पादन के लिए विख्यात है। तो दोस्तों ये थे आपके 30 क्वेश्चंस जो आपके जीए और जीएस, साथ में आपके मैथ के भी क्वेश्चन थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैं आपके लिए जो लेकर आया था। प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो दूर दराज से हैं, जो गाँव मिड एरिया में हैं, जिनके तक कोई भी सूचना नहीं मिल पा रही है, जो अपनी तैयारी में काफ़ी वो हैं। तो उन सभी दोस्तों तक, उन सभी भाइयों तक पहुँचाइए ताकि वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें और आने वाले LP टेक्नीशियन में अपनी सीट कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली आपको 30 क्वेश्चंस ऐसे ही आपसे करवाए जाएंगे ताकि आपके GS GK को काफ़ी मजबूत किया जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अल्लाह।